गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मापन एवं मूल्यांकन। तो मापन और मूल्यांकन में आपने इससे पहले टोटल 4 वीडियो देख लिए हैं, जिसमें पहले में अपन ने मापन की अर्थ परिभाषा, उसके बाद में मापन की विशेषताएं यानी उसकी प्रकृति के बारे में जो प्रक्रियात्मक विशेषताएं वो पढ़ी, उसके बाद में प्रयोजन पढ़ लिया। दूसरे वीडियो में आपको मैंने मापन का अर्थ वगैरह और परिभाषाएं बताई थी, और उसके बाद में मापन और मूल्यांकन है उसमें अंतर बताया था। तीसरे वीडियो है उसके अंदर अपन ने शुरू किया था आकलन। तो उसमें मैंने आपको आकलन का अर्थ बता दिया था, परिभाषाएं हो गई थी। उसके बाद में मूल्यांकन और आकलन में अंतर बता दिया था, और उसके बाद में अपन ने जो चौथा वीडियो लिया था उसके अंदर अपन ने आकलन है उसके मुख्य रूप से आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों में अंतर। इसके बाद में अपन ने आकलन है उसके प्रतिमान पढ़ लिए थे, और इसके साथ साथ में आकलन के 3 प्रकार हैं वो भी पढ़े थे। इसके बाद में अपन अब चौथा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम जो टॉपिक ले रहे हैं अगला मूल्यांकन से संबंधित है, आदर्श मूल्यांकन या श्रेष्ठ परीक्षण की विशेषताएं। जी, आदर्श मूल्यांकन क्या होता है, श्रेष्ठ परीक्षण क्या होता है, एक आदर्श मूल्यांकन में किस प्रकार की विशेषताएं हैं, उनकी अपेक्षाएं की जाती हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर सारी जो विशेषताएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न खूब आते हैं आपके, मैं पहले उन सारी विशेषताओं को एक साथ आपके सामने लिख रहा हूँ, और उसके बाद में अपन एक एक विशेषता को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ मूल्यांकन या आदर्श मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में अपन एक एक चीज शुरू कर रहे हैं। जी, पहली विशेषता है विश्वसनीयता। दूसरी विशेषता है वस्तुनिष्ठता। तीसरी विशेषता है वैधता। चौथी विशेषता है व्यापकता। पांचवी विशेषता है विभेदकारिता। छठी विशेषता है व्यवहारिकता। इसके अलावा 7वीं विशेषता है कठिनाई, क्रमबद्ध, और 8वीं विशेषता है परमापीकरण। जी, ये 8 विशेषताएं हैं। एक श्रेष्ठ परीक्षण या आदर्श मूल्यांकन में इन सभी विशेषताओं के होने से किसी मूल्यांकन को या परीक्षण को हम आदर्श या श्रेष्ठ परीक्षण कह सकते हैं। तो इनमें वो कौन कौन सी बातें होती हैं जिनकी एक मूल्यांकन में अपेक्षा की जाती हैं, इनका अभिप्राय क्या है, अपन एक एक बात इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन सभी विशेषताओं की जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो भी बताता हूँ, अंग्रेजी में इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए, पहली विशेषता है विश्वसनीयता। अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता के लिए आता है, वस्तुनिष्ठता के लिए आता है ऑब्जेक्टिविटी, वैधता के लिए आता है वैलिडिटी, व्यापकता के लिए आता है कॉम्प्रहेंसिवनेस, विभेदकारिता के लिए आता है डिस्क्रिमिनेशन, और व्यवहारिकता के लिए आता है यूजेबिलिटी, और कठिनाई क्रमबद्धता के लिए आता है ग्रेडिएशन इन डिफिकल्टी, और परमापीकरण के लिए आता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखिए, इस प्रकार से 8 वर्ड हैं। आपको मैंने इनके हिंदी में और अंग्रेजी में नाम है वो बता दिए हैं। अब अपन इन विशेषताओं को शुरू करें उससे पहले एक चीज देख लें कि इन विशेषताओं में से किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगा, आपको तय करना है कि उसका उत्तर क्या होगा। पहले मैं इन प्रश्नों को संक्षेप में यहाँ पर उल्लेखित कर रहा हूं,
जो कई एग्जाम में पहले आ चुके हैं, और वो कौन सी विशेषता है उससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न में आपको लेता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। एक परीक्षा में 300 विद्यार्थी, ध्यान रखिए, एक परीक्षा में 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। न्यूनतम प्रतिशतांक रखे गए 40%। जी, पास होने के लिए 40% लाना, नंबर लाना सबके लिए जरूरी है। तो परीक्षा में 300 विद्यार्थी ने भाग लिया, पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे, लेकिन परीक्षा का परिणाम आया तो पता चला कि सभी 300 के 300 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए। एक भी अभ्यर्थी इसमें पास नहीं हुआ। तो इस प्रकार के मूल्यांकन या परीक्षण में कौन सी विशेषता की कमी रही? एक प्रश्न तो यह है। उत्तर आपके सामने है, इनमें से आप सोचते रहिए, साथ साथ मैं आपके सबके बताऊंगा। तो पहला प्रश्न तो अपना यह था। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी की परीक्षा का जब परिणाम आया तो उसे अपनी अपेक्षा के अनुरूप अंक नहीं मिले और उसे एक पेपर में मात्र 36 अंक दिए गए। जब परीक्षार्थी ने इस उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच करवाई, रिवैल्यूएशन करवाया, तो ये 36 से बढ़कर 56 हो गए। तो ऐसा होने से मूल्यांकन या परीक्षण की कौन सी विशेषता प्रभावित हुई? इन्हीं ऑप्शन में से एक उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार का है। इसी में तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, एक प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पाठ्यक्रम, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से पूछा गया, इससे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित होगी? विशेषताएं आपके सामने हैं, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षा संपन्न होने से पहले ही परीक्षा का पेपर आउट हो गया। इससे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित हुई? 4 प्रश्न मैं इधर रखे हैं, कुछ प्रश्न उधर रख रहा हूं। अब इधर देखिए एक एक। देखिए, अब यहां पर अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए। एक परीक्षण के आयोजन में 3000 विद्यार्थियों ने भाग लिया, लेकिन बैठक व्यवस्था एवं प्रश्न पत्रों की संख्या कम होने से असुविधा हुई। इससे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित हुई? यही 8 विशेषताएं आपके। अगला प्रश्न, एक मूल्यांकन में परीक्षा से पहले नकारात्मक अंकन का निर्देश था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे के सारे, इन सब विशेषताओं से संबंधित है। एक मूल्यांकन में परीक्षा से नकारात्मक अंकन का निर्देश, यानी परीक्षा के अंदर नकारात्मक अंकन का निर्देश दिया गया कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, दिया गया था। लेकिन
परीक्षा होने के बाद नकारात्मक अंकन का प्रावधान हटा दिया गया, इससे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित हुई? अगला प्रश्न, एक मूल्यांकन 7 नंबर पर क्वेश्चन अपन दे रहे हैं। एक परीक्षण में सभी छात्रों के सही उत्तर एक जैसे हैं, इससे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित है? चलिए अब एक एक अपन प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मैं एक एक चीज की व्याख्या करता जाऊंगा, जैसे जैसे उत्तर आएंगे एक एक की एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पहले प्रश्न की। एक परीक्षा में 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया, न्यूनतम प्रतिशत 40 रखे गए थे, लेकिन रिजल्ट आया तो पता चला कि 300 के 300 विद्यार्थी फेल हो गए। इसका मतलब मूल्यांकन में क्या नहीं है? मूल्यांकन में क्या नहीं है? देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मूल्यांकन में विभेदकारिता नहीं है, विभेदकारिता नहीं है। अब विभेदकारिता क्या होती है? देखो, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब परीक्षण का प्रयोग किया जाए तो परीक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि मूल्यांकन करने के बाद प्रतिभाशाली, औसत और पिछड़ा तीनों प्रकार के विद्यार्थी क्या हो जाएं? अलग अलग हो जाएं। लेकिन आपने देखा कि इसमें तो 300 ने तो भाग लिया और 300 के 300 ही फेल हो गए। अगर किसी परीक्षा में 300 ने भाग लिया और 300 के 300 ही फेल हो गए तो सीधी सीधी बात है कि विभेदकारिता। फिर मूल्यांकन का मतलब क्या है? जब सभी पास हो जाएं या सभी फेल हो जाएं तो फिर मूल्यांकन का मतलब क्या है? इसलिए विभेदकारिता का सीधा सीधा मतलब है, यानी ये मूल्यांकन या परीक्षण का वो गुण है जिसके आधार पर मेधावी, औसत और जो बैकवर्ड है या मंदबुद्धि है वो तीनों क्या हो जाएं? अलग अलग हो जाएं। इस गुण को अपन विभेदकारिता कहते हैं। अगर एक परीक्षा में 500 विद्यार्थी बैठे और सभी के सब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए तो इसका मतलब भी यही है कि प्रश्न पत्र में विभेदकारिता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सकती। इसका मतलब पेपर बहुत सरल है और यहां हो रहा था, इसका मतलब पेपर यानी इसका कठिनाई स्तर बहुत ही हाई लेवल का है, जिसमें औसत, प्रतिभाशाली सारे के सारे बैक रह गए। तो पहली चीज तो विभेदकारिता की, पहला प्रश्न है उसका जवाब। दूसरा प्रश्न देखिए, एक परीक्षा का परिणाम आया, बच्चे के 36 नंबर आए, बच्चे को संतुष्ट नहीं हुई कि उसके 36 नहीं ज्यादा नंबर आने चाहिए थे, दोबारा मूल्यांकन कराया तो 20 नंबर बढ़ गए, सीधे 56 हो गए। तो इससे मूल्यांकन का कौन सा गुण प्रभावित हुआ? इससे सीधा सीधा मूल्यांकन का गुण प्रभावित हुआ विश्वसनीयता का, क्योंकि ऐसा मूल्यांकन विश्वास योग्य नहीं है। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? सुन लीजिए। विश्वसनीयता का मतलब यह होता है कि आप किसी परीक्षण को एक बच्चे पर कितनी बार प्रयुक्त करो, उसके प्राप्तांकों में अंतर नहीं आना चाहिए। या फिर एक परीक्षण को अपन कितने ही लोगों से चेक करवाएं, कब भी चेक कराएं, लेकिन अगर नंबरों में निश्चितता है, स्थिरता है, यानी प्राप्तांकों में अंतर नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? मूल्यांकन विश्वसनीय है। इसलिए यहां पर 36 से 56 होने का मतलब यह विश्वास योग्य नहीं है, विश्वसनीयता की कमी साफ साफ नजर आ रही है। इसके बाद में अपन आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से पूछा गया। अगर किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस होता है तो इससे सीधी सीधी कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? वैधता होती है। ध्यान रखिएगा, वैधता का मतलब यह है कि प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। अपन सब जानते हैं कि परीक्षण में जो प्रश्न देते हैं अपन, वो किसी न किसी उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, कौशल किसी न किसी से संबंधित होता है। अगर किसी भी उद्देश्य से संबंधित प्रश्न नहीं है तो आउट ऑफ सिलेबस का प्रश्न तो किसी भी उद्देश्य से संबंध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सीधी सीधी वैधता प्रभावित होगी। इस प्रकार का प्रश्न वैलिड नहीं है, इससे मूल्यांकन का, वैधता का गुण प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात आते हैं, तो 3 प्रश्न अपन देख लिए। चौथा प्रश्न देखिए, परीक्षा संपन्न होने से पहले परीक्षा का पेपर आउट हो गया। तो पेपर आउट होना भी क्या है? एक वैधता पर प्रश्न चिन्ह है। जो प्रश्न पत्र परीक्षा होने से पहले ही लोगों के पास पहुंच गया उसकी वैधता समाप्त हो गई, वैलिडिटी खत्म हो गई। तो देखो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे बिना उद्देश्य का प्रश्न, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न, इस प्रकार की अगर कोई चीज आती है तो इससे सीधी सीधी वैधता प्रभावित होती है।
इसके बाद में या कोई त्रुटि होती है प्रश्न पत्र में, मान लीजिए प्रश्नों का क्रम भंग हो गया, विकल्प सही नहीं है, एक विकल्प 2 बार रिपीट हो गया है, प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, इस प्रकार की चीजें सीधी सीधी वैधता को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में अपन आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 उधर देखिए। प्रश्न नंबर 5 जो था वो अपना था कि परीक्षण के आयोजन में 3000 विद्यार्थियों ने भाग लिया, लेकिन बैठक व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाई, 3000 ही सीट थी और पेपर भी 300 कम पड़ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में परीक्षण को व्यवहारिक रूप से कराने में असुविधा हुई। जब किसी परीक्षण को संपन्न कराने में सुविधा नहीं होती है या असुविधा पैदा होती है या व्यवहारिक रूप से उसको क्रियान्वित कराने में दिक्कतें आती हैं, तो इससे मूल्यांकन की सीधी सीधी कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? व्यवहारिकता। ऐसा मूल्यांकन व्यवहारिक नहीं है। सीधी सीधी बात है कि मूल्यांकन का आयोजन कराने में, तुलना करने में, उसका परीक्षण करने में, उसका मूल्यांकन करने में अगर असुविधा होती है तो इससे सीधा सीधा मूल्यांकन की व्यवहारिकता प्रभावित, यानी यूजेबिलिटी जो होती है वो सीधी सीधी प्रभावित होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक मूल्यांकन में परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रोविजन था कि इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन रखा जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग रखने का प्रोविजन किया गया, लेकिन बाद में परीक्षा संपन्न होने के बाद में कहा गया कि नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। तो सीधे सी बात है कि निर्देश पहले जो दिए गए थे वो बदल दिए गए। इसका मतलब है कि प्रश्न पत्र में जो बात स्टैंडर्ड जो पहले से निश्चित थी उस पर परिवर्तन किया गया है। जब किसी मूल्यांकन या परीक्षण में पूर्व निर्धारित उद्देश्य, प्रश्न, निर्देश और मूल्यांकन करने के तरीके ये सब जब पहले से निश्चित होते हैं ना, तो उस मूल्यांकन की विशेषता को कहते हैं प्रमाणीकरण। और अगर इनमें परिवर्तन कर दिया गया तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि इससे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित होगी? प्रमाणीकरण होगी। फिर आगे देखो, सभी छात्र के सही उत्तर एक जैसे। जैसे एक परीक्षा थी जिसमें प्रत्येक प्रश्न का यानी प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार का था कि प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक बच्चे का जो सही उत्तर था वो सबका एक जैसा था। तो अपन सब जानते हैं सही उत्तर सबका एक जैसा हो सकता है, और सही उत्तर एक जैसा कौन सी परीक्षा में होता है? निबंधात्मक में होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में होता है? अपन सब जानते हैं, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा में तो क्या है, एक ही प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे हिंदी में अपन निबंध लिखते हैं तो निबंध में किसी की एक लाइन भी मैच नहीं करती, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी उत्तर सही होता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा की खास बात क्या होती है कि इसमें प्रश्न का सही उत्तर केवल एक ही होता है, इसलिए सबका सही उत्तर क्या आएगा? एक जैसा आएगा। सीधी सी बात है, इस प्रकार की चीज अगर आ रही है तो इसका मतलब मूल्यांकन है, परीक्षण वो किस प्रकार का है? वस्तुनिष्ठता के गुण है। तो देखो, इन विशेषताओं में से कुछ विशेषताओं को अपन ने इन प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करी है। इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसके बाद में विकल्प में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावित हो रही है या ये बात कौन सी विशेषता से संबंधित है। तो अब अपन एक एक की पूरी व्याख्या कर रहे हैं, यानी अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, विभेदकारिता, व्यवहारिकता, कठिनाई क्रमबद्धता और प्रमाणीकरण क्या है। ये तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है इस बात का आपको पता चले, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें एक बार बता दी हैं। संक्षिप्त में मैं इन सब के आपको एक एक लाइन में बताऊंगा और विस्तृत अर्थ में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको इन सभी विशेषताओं को, यानी एक आदर्श मूल्यांकन या श्रेष्ठ परीक्षण की जो विशेषताएं होती हैं उनको एक एक करके बता रहा हूं। पहली विशेषता अपन ने देखी है विश्वसनीयता, जिसको अपन कहेंगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का सीधा सीधा मतलब क्या? देखिए, विश्वसनीयता का सीधा सीधा मतलब है कि परीक्षण है वो विश्वास योग्य या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सुसंगत होना चाहिए। सुसंगत होना चाहिए, यानी जिस परीक्षण का हम प्रयोग करें उस परीक्षण का जब मूल्यांकन हो तो मूल्यांकन में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में मूल्यांकन एकदम सही हुआ है, जितनी अपेक्षाएं की गई वास्तव में वैसे ही नंबर आए हैं। कई बार अपन परीक्षा देते, जैसे विशेष रूप से ये समस्या कहाँ आती है? विश्वसनीयता की सबसे ज्यादा समस्या आती है निबंधात्मक परीक्षाओं में। जब अपन एमए की परीक्षा देते हैं तो कई बार पीजी की परीक्षा देते हैं, हमारे 4 पेपर जैसे हमने एमए प्रवेश में दिए, उनमें से आपका
3 पेपर आपके अच्छे हुए और 1 पेपर बहुत ही खराब हुआ, परिणाम आता है तो पता चलता है कि जो पेपर आपका सबसे ज्यादा खराब हुआ था उसमें तो नंबर आए सबसे ज्यादा, और जो पेपर सबसे बढ़िया हुआ था उसमें नंबर आए हैं सबसे कम। तो सीधी सीधी बात है, यहां पर परीक्षण या मूल्यांकन है वो विश्वास योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से अपन जिस पेपर को श्रेष्ठ करके आए उसमें तो नंबर आ रहे हैं कम, तो नहीं, इस प्रकार के मूल्यांकन में विश्वास नहीं, प्रॉपर होना चाहिए एकदम, जितने नंबर आने चाहिए उतने ही नंबर आने चाहिए। मूल्यांकनकर्ता का एक निश्चित मापदंड होना चाहिए। तो देखो, शाब्दिक दृष्टिकोण से तो अपन ये कह सकते हैं कि विश्वसनीयता मूल्यांकन या परीक्षण का वो गुण है जिससे मूल्यांकन में विद्यार्थी को विश्वास यानी विश्वास पैदा होता है, या वो मूल्यांकन को विश्वसनीय मानता है और एकदम सुसंगत या प्रॉपर मानता है। दूसरी बात, विश्वसनीयता के बारे में अपन ये कह सकते हैं, जैसे 2 मत यहां पर प्रचलन में हैं। पहले तो शाब्दिक अर्थ की बात हो गई, और दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि विश्वसनीयता मूल्यांकन का वह गुण है जो ये मानता है कि मूल्यांकन करने पर जो प्राप्तांक हैं उनमें स्थिरता या समानता होनी चाहिए। स्थिरता या समानता होनी चाहिए, अर्थात किसी से भी मूल्यांकन करवाया जाए, मूल्यांकन का प्रयोग अपन कभी भी करें, लेकिन प्राप्तांकों में अंतर नहीं आना चाहिए, प्राप्तांकों में समानता या स्थिरता रहनी चाहिए। इसी को विश्वसनीयता कहा जाता है। एक परिभाषा भी अपन देख लेते हैं यहां पर, गुडविन और क्लासमेयर। गुडविन और क्लासमेयर एक बात कहते हैं, ये दोनों कहते हैं कि विश्वसनीयता मूल्यांकन के उस लक्षण या उस विश्वसनीयता मूल्यांकन की उस सीमा की ओर संकेत करता है, उस सीमा की ओर संकेत करता है जिससे मूल्यांकन के अंदर स्थिरता और समानता का गुण पैदा होता है। तो गुडविन और क्लासमेयर ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन की ये वो विशेषता है या उस सीमा की ओर संकेत है जिससे किसी परीक्षण को करने के बाद में प्राप्तांकों में स्थिरता और समानता दिखाई देती है। इसके अलावा अब देखिए, मूल्यांकन विश्वसनीयता को लोग 2 तरह से लेते हैं। कैसे कैसे लेते हैं? कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न पत्र है या परीक्षण है, एक परीक्षण का आयोजन करवाया गया, एक परीक्षण का आयोजन कराया गया, उसके बाद में उत्तर पुस्तिका की जांच की गई। जब उत्तर पुस्तिका की जांच की गई तो पहले जांचकर्ता ने 100 में से 58 नंबर दिए, दूसरे जांचकर्ता ने भी 100 में से 58 नंबर दिए, तीसरे जांचकर्ता ने भी 100 में से 58 नंबर दिए, अर्थात प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आ रहा है। वैसे अपन सब जानते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब परीक्षा का स्वरूप या परीक्षण का स्वरूप वस्तुनिष्ठ हो, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में अंतर नहीं आता है प्राप्तांकों में, किससे भी जांच करवा लो क्योंकि उत्तर निश्चित होता है। लेकिन विश्वसनीयता को अपन सब जानते हैं कि विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता में घनिष्ठ संबंध है। जो परीक्षाएं जितने ज्यादा वस्तुनिष्ठ होती हैं उनमें उतनी ज्यादा विश्वसनीयता होती है, विश्वास योग्य होती है, क्योंकि इनमें डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आता है। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब परीक्षण या उत्तर पुस्तिका को एक परीक्षक है उससे जांच कराई, फिर दूसरे से, फिर किसी से भी जांच करा लो, लेकिन प्राप्तांकों में अंतर नहीं आ रहा ना, तो ये भी विश्वसनीयता का द्योतक। दूसरे लोग विश्वसनीयता को इस रूप में लेते हैं कि एक परीक्षण है, उसका प्रयोग एक ही छात्र पर, ध्यान से सुनिएगा, एक परीक्षण का प्रयोग एक ही छात्र पर पहले जनवरी में किया गया, इसके बाद में मार्च में किया गया, इसके बाद में जुलाई में किया गया। यानी एक ही पेपर है, उसको बार बार इस पर प्रयुक्त किया गया। जनवरी में किया गया तो लड़के के 62 नंबर आए, यहां भी 62 आए, यहां भी 62 आए, यानी प्राप्तांकों में कोई डिफरेंस नहीं आया। एक ही परीक्षण को जब एक ही छात्र पर बार बार प्रयुक्त किया गया और प्राप्तांकों में स्थिरता या समानता रही,
अंतर नहीं आया, इसका सीधा सीधा मतलब है मूल्यांकन विश्वसनीय है। दोबारा सुन लीजिए, चाहे परीक्षण का प्रयोग कितनी ही बार किया जाए, कितने ही लोगों से करवाया जाए, अगर प्राप्तांकों में अंतर नहीं आता है और स्थिरता रहती है तो या समानता रहती है तो मूल्यांकन का ये गुण विश्वसनीयता कहलाता है। अब आपको एक बात यहां पर और बता दूं कि गुडविन और क्लासमेयर दो विद्वान अभी आपने यहां पर देखा जिन्होंने परिभाषा भी बताई है कि प्राप्तांकों में स्थिरता और समानता होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार दो विद्वान और हैं जो मूल्यांकन और मापन उपलब्धि परीक्षण है इनके विशेषज्ञ हैं। एक का नाम है डगलस और एक का नाम है हॉलैंड। डगलस और हॉलैंड हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी परीक्षण में विश्वसनीयता को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में अपने को उसमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, प्रश्न छोटे होने चाहिए। परीक्षण में प्रश्न है ना वो छोटे छोटे होने चाहिए ताकि छोटे उत्तर है उसमें निश्चितता रहे। दूसरी बात, प्रश्न का उत्तर निश्चित होना चाहिए। ऐसे प्रश्न शामिल करो जिसमें उत्तर क्या हो, एकदम निश्चित हो। अर्थात डगलस और हॉलैंड ये कहते हैं कि अगर किसी परीक्षण में मूल्यांकन में विश्वसनीयता को बढ़ाना है तो प्रश्न छोटे छोटे देने चाहिए ताकि उत्तर स्पष्ट रूप से समझा जा सके और निश्चित उत्तर होना चाहिए, या तो सही या गलत, बीच की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और यथासंभव प्रश्नों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या है वो भी ज्यादा और लंबा परीक्षण होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर इन 3 बातों का अपन ध्यान रखें तो इससे विश्वसनीयता का गुण अपने आप बढ़ जाता है। ये तो मूल्यांकन की पहली विशेषता थी। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विशेषता अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो तो विकल्प पर अपन विचार करेंगे कि कौन कौन से विकल्प हैं, उनके बेस पर ही है। लास्ट में आपको मैं इन सब का एकदम सही क्रम बताऊंगा कि ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना जाता है। तो यहां अब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता मूल्यांकन का वो गुण है। बस आप इतनी बात ध्यान रख लीजिए कि मूल्यांकन कितनी ही बार किया जाए और किसी के द्वारा ही किया जाए, अगर प्राप्तांकों में स्थिरता और समानता है और अंतर नहीं आता है, इसका मतलब सीधा सीधा मूल्यांकन विश्वसनीय है। तो ये तो बात हुई विश्वसनीयता की। अब अपन दूसरी विशेषता लेते हैं। तो दूसरी विशेषता, विश्वसनीयता के बाद में अपने दूसरी विशेषता शुरू की है, नाम है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। देखो, वस्तुनिष्ठता का सीधा सीधा मतलब एक ही है। वस्तुनिष्ठता का सीधा सीधा अर्थ यह है कि परीक्षण में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न का सही उत्तर निश्चित होना चाहिए। पहली बात, प्रश्न का सही उत्तर निश्चित होना चाहिए, या प्रश्न का सही उत्तर सबका एक जैसा होना चाहिए, या सही उत्तर, प्रश्न का सही उत्तर एक से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 बात हो गई, ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए, पहली बात, अगर किसी परीक्षण के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के सही उत्तरों में निश्चितता है तो वो प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाएगा। उत्तर निश्चित होना चाहिए, सही उत्तर सबका अलग अलग नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, सबका सही उत्तर एक जैसा होना चाहिए, और इसी को तीसरे रूप में कह सकते हैं कि प्रश्न ऐसा हो जिसका सही उत्तर एक से अधिक नहीं आना चाहिए। जैसे एक प्रश्न है कि भारत की प्रथम सुल्तान या दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो यह प्रश्न एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दोबारा सुनिएगा, निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो इसका उत्तर एक ही आ सकता है, केवल रजिया बेगम। ये प्रश्न देखो
नीचे लिखा है 4 विकल्प दिए हुए हैं, नीचे प्रश्न में 4 विकल्प दे दिए, ऊपर लिखा निम्नलिखित में से। अब इसमें चाहे 3 विकल्प कोई से भी दे दो, लेकिन तीसरे यानी इसके अलावा और उत्तर सही नहीं हो सकता। यानी निश्चित उत्तर है वो सबका क्या होगा, एक ही होगा। सही उत्तर वही होगा जिन्होंने रजिया बेगम विकल्प लिखा है। ये प्रश्न तो हो गया वस्तुनिष्ठ। लेकिन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से भारतीय बेरोजगारों के सामने या भारतीय युवाओं के सामने कौन सी सबसे बड़ी यानी समस्या है या चुनौती कौन सी, आज भारत के युवा के सामने कौन कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है। एक चुनौती का अगर हम पूछता है और विकल्प में दे रखी है, या सीधा सीधा पूछ लिया तो विकल्प में पूछ लिया तो भी जैसे बेरोजगारी आ गई, निर्धनता आ गई, ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए भ्रष्टाचार आ गया, बहुत सारी समस्याएं। तो अब कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई बेरोजगारी करेगा, क्योंकि सब आदमी अपने मूल्यों के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न वस्तुनिष्ठ। जैसे हिंदी में अपन निबंध लिखते हैं, लेकिन निबंध सबका एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसलिए निबंधात्मक परीक्षाओं को सब्जेक्टिव एग्जाम कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की खास, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की खास बात क्या होती है, इनमें सबके सही उत्तर हैं वो एक जैसे होते हैं। इसलिए वस्तुनिष्ठता का सीधा सीधा मतलब आपको इतना ही समझना है कि प्रश्नों का जो सही उत्तर होता है ना, वो सबका एक जैसा होना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, देखिए, जब किसी प्रश्न का सही उत्तर जब एक जैसा होता है तो जो मूल्यांकन करता है ना, मूल्यांकन करता है वो किसी के साथ में पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर पहले से निश्चित है। वो न तो गलत को सही कर सकता है, न सही को गलत कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपन सब जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनके उत्तर निश्चित होते हैं। मूल्यांकनकर्ता से अगर जांच करवाई जाती है तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि वो जांच अपने हिसाब से नहीं करता है, बल्कि उसके पास में एक उत्तर तालिका आती है, आंसर की आती है, उस आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करता है, जिससे उसकी रुचि, उसके विचार, उसके मूल्य या उसकी जो मेंटलिटी है उसका अंकों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जिन परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता का गुण ज्यादा होता है, जिन परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता का गुण ज्यादा होता है, वो परीक्षण उतने ही ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, यानी वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता है ना, इन दोनों के अंदर घनिष्ठ संबंध है। जो परीक्षा जितनी ज्यादा वस्तुनिष्ठ होगी उतनी ही ज्यादा विश्वसनीय होगी, क्योंकि उत्तर की निश्चितता के कारण फिर प्राप्तांकों में स्थिरता आ जाती है, और प्राप्तांकों में स्थिरता आते ही वस्तुनिष्ठता के साथ साथ में दूसरा गुण भी पैदा हो जाता है, विश्वसनीयता। इसलिए आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं का प्रचलन हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। एक बार एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, आपकी परीक्षा जैसे अभी रीट की परीक्षा है, तो ये रीट की परीक्षा आप सब जानते हो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले वो आते हैं, 4 विकल्प आएंगे, उनमें से आपको एक विकल्प का चयन करना है, ठीक है। पहले देखो, एक परीक्षा अभी नेट की हो रही है, यूजीसी नेट की एग्जाम होती है। इसके पहले स्कूल व्याख्याता की परीक्षा, तो मैं आपको बता दूं कि पहले स्कूल व्याख्याता और नेट की परीक्षा में जो पेपर होता था ना, वो लिखना पड़ता था उत्तर, यानी उसमें 20 शब्दों वाले भी आते थे, 50 वाले प्रश्न भी आते थे, वो लिखने पड़ते थे। तो इन परीक्षाओं के अंदर जैसे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की परीक्षा 2006 से पहले जब करवाती थी, तो उस टाइम पर क्या है कि एक बुकलेट आती थी जिसमें प्रश्न लिखा हुआ था, उसमें बच्चे को उत्तर लिखना पड़ता था। तो ये जब परीक्षाएं होती थी, तो इन परीक्षाओं के बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कहा कि साहब ये पक्षपात करते हैं, नंबर सही लिखने पर भी नंबर नहीं देते हैं। तो इससे क्या है कि विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो उसके बाद में क्या है कि लिखित रूप में जो परीक्षाओं का जो सब्जेक्टिव पेपर थे उनको तो हटा दिया और उनकी जगह मल्टीपल चॉइस वाला कर दिया। अब स्कूल व्याख्याता परीक्षा आप सब जानते ही हो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। नेट की एग्जाम है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, जबकि नेट में पहले 3rd पेपर होता था, उसमें लिखित में लिखना पड़ता था, उसमें पूरा सब्जेक्टिव होता था, मल्टीपल चॉइस वाला नहीं होता था। अब ये तीनों ही परीक्षाएं क्या हैं कि अपने आप में ऑब्जेक्टिव हो गई। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब क्या होता है, तो आपको यह भी बता दूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप सब जानते हो कि 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला बहुचयनात्मक, दूसरा रिक्त स्थान पूर्ति, तीसरा सत्य असत्य कथन पर आधारित, और चौथा
समूह को मिलान करना। समूह आते हैं और ग्रुप को आपस में मिलान करना पड़ता है, मिलान करने वाले प्रश्न। 4 टाइप के प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, सब्जेक्टिव नहीं कहते। क्यों? अब इसकी वजह सुन लीजिए। इसमें 4 विकल्प आते हैं, उनमें से एक विकल्प, एक ही उत्तर सही होता है, एक से ज्यादा उत्तर सही नहीं हो सकता। ठीक है, उत्तर की निश्चितता है। रिक्त स्थान में है, जैसे मान लीजिए रिक्त स्थान आया कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह था, तो अपन खाली स्थान में एक ही उत्तर लिख सकते हैं सही, और वो है जहीरुद्दीन बाबर। बाबर के अलावा और कोई उत्तर नहीं आ सकता इसका, यानी उत्तर की निश्चितता है। यहां भी उत्तर की निश्चितता है। फिर सत्य असत्य कथन, या तो सही है या गलत है, निश्चितता है। यहां भी ट्रू फॉल्स आता है। जैसे मान लीजिए कि बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। यह प्रश्न है, इसमें अपन सत्य असत्य, असत्य सत्य है तो निश्चित है, और अगर कोई असत्य बात है वो भी निश्चित है। तो या तो क्या होगा, सही होगा, यानी इसमें भी निश्चितता है। और समूह मिलान करने वाले, एक तरफ देश के नाम आते हैं, एक तरफ राजधानी के नाम आते हैं, आपस में मिलाने के लिए कहा जाता है। आप इसमें उत्तर चेंज नहीं कर सकते, इसमें उत्तर निश्चित होता है। तो देखो, ये चारों प्रकार के प्रश्न हैं, इनमें वस्तुनिष्ठता का गुण क्यों है? क्योंकि इन चारों ही प्रकार के प्रश्नों में सही उत्तर क्या होता है, निश्चित होता है। इसीलिए आजकल धीरे धीरे परीक्षाओं को सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है, ताकि मूल्यांकनकर्ता की रुचि, उसके मूल्य, उसका मूड, उसकी मानसिकता, ऐसी चीजों का बिल्कुल भी मूल्यांकन पर असर नहीं पड़े। कि आप जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम होते हैं, उनके उत्तर के लिए तो आपको मूल्यांकनकर्ता की जरूरत नहीं है। ये काम कंप्यूटर से भी करवाया जा सकता है, और कंप्यूटर वैसे भी किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता, क्योंकि मशीन होती है, इसलिए उसकी कोई रुचि अभिरुचि कुछ नहीं है। तो देखो, मूल्यांकनकर्ता की मानसिकता का असर नहीं पड़े, इसीलिए आजकल परीक्षाओं का स्वरूप धीरे धीरे, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं का, जिनके द्वारा चयन होता है परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार की सिविल सेवाओं में, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में, उनमें इस प्रकार के प्रश्नों का वेटेज है वो बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी के साथ में भेदभाव या पक्षपात नहीं हो। तो अपने 2 विशेषताएं पढ़ ली। पहली पढ़ी आपने विश्वसनीयता, और दूसरी पढ़ ली वस्तुनिष्ठता। चलिए अब तीसरी विशेषता पढ़ते हैं। तीसरी विशेषता देखिए, वैधता, वैलिडिटी। तो वैधता का मतलब क्या है? मूल्यांकन के लिए जिस परीक्षण का निर्माण किया जाता है, वो परीक्षण त्रुटि मुक्त होना चाहिए, त्रुटि मुक्त होना चाहिए, और साथ साथ उद्देश्यनिष्ठ होना चाहिए। अर्थात परीक्षण का त्रुटि मुक्त एवं उद्देश्यनिष्ठ होना ही वैधता है। छोटी सी बात है कि परीक्षण का जो अपन निर्माण कर रहे हैं ना, एक तो उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, अर्थात शुद्धता होनी चाहिए। तो परीक्षण में शुद्धता होना, और साथ साथ में परीक्षण का उद्देश्यनिष्ठ होना, यानी जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वैधता मूल्यांकन या परीक्षण का वह गुण है जिसमें परीक्षण अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। अर्थात जिस उद्देश्य की जांच करने के लिए, वो उद्देश्य ज्ञान हो सकता है, अवबोध हो सकता है, कौशल हो सकता है, या अन्य कोई निर्धारित हो सकता है, कोई भी उद्देश्य हो चाहे, जिस उद्देश्य की जांच करने के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है, अगर परीक्षण उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल है, इसका मतलब मूल्यांकन में वैधता का गुण है। यानी ऐसे परीक्षण को अपन वैधता से युक्त कह सकते हैं। तो देखिए, वैधता का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहां मैं कुछ जैसे उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न
प्रश्न पत्र में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रिंटिंग की है, प्रश्नों के क्रम की है, या विकल्प की है, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वैधता का सीधा सीधा मतलब यही है। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि परीक्षण में जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। अगर किसी उद्देश्य से संबंधित प्रश्न नहीं है, इसका मतलब वो प्रश्न वैध नहीं है। अगर किसी परीक्षण में बिना उद्देश्य का प्रश्न पूछा जाता है, या त्रुटि युक्त प्रश्न पूछा जाता है, या आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा जाता है, या पेपर को पहले ही आउट कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में मूल्यांकन का सीधा सीधा एक ही गुण प्रभावित होता है, और वो गुण है वैधता। ध्यान रखिएगा, वैधता के लिए हमें परीक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने की आवश्यकता होती है। कई बार अपन प्रश्न पत्र बनाते हैं, और प्रश्न पत्र बनाते समय कोई अच्छा सा प्रश्न दिखता है तो अपन नहीं, यार ये प्रश्न बढ़िया है, इसको शामिल कर देते हैं। बढ़िया का मतलब नहीं है, प्रश्न आपने जो शामिल किया है वो या तो ज्ञान या अवबोध या कौशल या ज्ञानोपयोग किसी न किसी शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। बिना उद्देश्य का प्रश्न अगर आपने प्रश्न पत्र में शामिल कर दिया, पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, वो अगर आपने शामिल कर दिया तो सीधी सीधी बात है, मूल्यांकन की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ऐसे मूल्यांकन को अनवैलिड माना जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा। ये तीसरी विशेषता थी, जिसका सीधा सीधा अभिप्राय आपको इतना ही समझना है कि परीक्षण में शुद्धता होनी चाहिए, और जिस उद्देश्य के लिए, यानी छात्र के जिस गुण की जांच करने के लिए उसको बनाया गया है, उस गुण को प्राप्त करने में, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, थर्मामीटर है, उसकी जांच आप सब जानते हैं। थर्मामीटर और एक है तराजू। थर्मामीटर से अपन सब जानते हैं कि ताप है, उसका मापन किया जाता है, दाब का नहीं किया जाता। तराजू से अपन सब जानते हैं कि वजन का मापन किया जाता है, लंबाई या ऊंचाई का नहीं। तो अगर तराजू आपने बनाया और उससे वजन है, उसकी जांच हो रही है, तब तो एकदम सही है, वैध है। और थर्मामीटर आपने बनाया, ताप के लिए बनाया, ताप की जांच होती है तो वैध है। ठीक उसी प्रकार जिस उद्देश्य को लेकर परीक्षण का निर्माण किया जाता है, यदि परीक्षण उस उद्देश्य को प्राप्त करने में, उसकी जांच करने में सफल होता है, ऐसे परीक्षण को अपन वैध परीक्षण कहेंगे। इसके बाद में अपन चौथी विशेषता देखते हैं। तो आदर्श मूल्यांकन का चौथा गुण या चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है व्यापकता, कॉम्प्रेहेंसिवनेस। देखो, व्यापकता का सीधा सीधा मतलब क्या है? यहां अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा परीक्षण हो जिसके अंदर पाठ्यक्रम के सभी पक्षों या पहलुओं को शामिल किया जाए। अब सभी पहलू कौन से होते हैं? तो अपन सब जानते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये जो तीनों पहलू हैं, ब्लूम ने जो शिक्षण उद्देश्य बताए हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 प्रकार के उद्देश्यों का उल्लेख किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे मान लीजिए ज्ञान है, अवबोध है, इसके अलावा कौशल है, स्किल है, इसके अलावा मान लीजिए रुचि है, अभिरुचि है। इस प्रकार से यानी कि अपन प्रश्न पत्र बनाए तो पाठ्यक्रम यानी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, और शैक्षणिक में भी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, व्यापकता का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक टॉपिक में से प्रश्न आना चाहिए। व्यापकता का सीधा सीधा मतलब ये है कि परीक्षण का निर्माण करते समय परीक्षण में सभी शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न, ज्ञान का भी, अवबोध का भी, रुचि का भी, अभिरुचि का भी, कौशल का भी, और जरूरत पड़े तो ज्ञानोपयोग का भी, सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाने चाहिए। तभी प्रश्न पत्र में व्यापकता आएगी। अपन सीसीई पढ़ते हैं, तो सीसीई में क्या है?
पहला शब्द है कंटिन्यूस और दूसरा है कॉम्प्रेहेंसिव, यानी सतत भी होना चाहिए मूल्यांकन और समग्र भी होना चाहिए। अब समग्र जो है ना, इसको अपन दूसरा शब्द है वो व्यापकता भी है। इसको इसी को कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन। सतत तो कब बनेगा, जब शुरू से लेकर सत्र के एंड तक लगातार छोटी अवधियों में परीक्षण होते रहते हैं, तब तो सततता आती है। और समग्रता कब आती है, जब अपन पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इन सभी उद्देश्यों से संबंधित सभी प्रकार की जांच करेंगे ना, तब जाकर मूल्यांकन में व्यापकता आती है। तो अब यहां एक प्रश्न ये उठता है कि साहब किस प्रकार की परीक्षाओं में व्यापकता ज्यादा होती है, वस्तुनिष्ठ में होती है या फिर विषयनिष्ठ में होती है? जैसे आपकी रीट की एग्जाम है ना, वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। और आप अक्सर जानते हो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की कमी होती है, इनमें ज्यादातर क्या होता है, ज्ञानात्मक पक्ष के संबंधी, इसकी स्थापना किसने करी, ये परिभाषा किसने दी, उसका नाम बताइए, ऐसे प्रश्न आते हैं। और ऐसे प्रश्न ज्यादातर क्या है, ज्ञानात्मक पहलू, यानी कि तीनों में से केवल ज्ञानात्मक पहलू पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि व्यापकता का गुण है वो वस्तुनिष्ठ में तो होता है कम और विषयनिष्ठ में यानी सब्जेक्टिव में होता है ज्यादा। जैसे 10वीं क्लास की परीक्षा होती है, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कि देखिए इधर ध्यान देना आप, मैं प्रश्न यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। एक प्रश्न जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास की परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, उसमें एक प्रश्न आता है कि एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या होती है। दूसरा प्रश्न यहां पर आता है कि धमनी और शिराओं में 3 अंतर बताओ। तीसरा प्रश्न आता है आंख का नामांकित चित्र बनाओ। चौथा प्रश्न आता है मानचित्र में 4 स्थानों को अंकित करो। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु 4 सुझाव दो। ये 5 प्रश्न है, ध्यान दीजिए। मैं आपको व्यापकता की ओर संकेत दिला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 10वीं की परीक्षा है, उसमें ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ये सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं। यानी उसमें पहला प्रश्न है ज्ञानात्मक जानकारी पूछी है, तो पहला प्रश्न किससे संबंधित हो गया, ज्ञान से संबंधित हो गया कि हड्डियों की संख्या सीधा सीधा होता है 206। इसमें कोई समझने वाली कोई बात नहीं है। धमनी और शिराओं में 3 अंतर पूछे, तो ऐसा उत्तर ऑब्जेक्टिव तो हो नहीं सकता, लिख के देना पड़ेगा आपको। लेकिन धमनी और शिराओं में अंतर आप तभी कर सकते हो जब आपने इनको दोनों को अच्छी तरह से समझ लिया हो। अर्थात दूसरा प्रश्न जो है वो कौन से गुण से संबंधित हो गया, अवबोध से, अंडरस्टैंडिंग। ये नॉलेज से संबंधित हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग से संबंधित हो गया। तीसरा प्रश्न है आंख का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र के द्वारा अपन सब जानते हैं कि अपन कोई चित्र बनाते हैं परीक्षा में, इसका मतलब किस चीज की जांच हो रही है, स्किल की हो रही है, कौशल की। इसके बाद में कह रहा है कि मानचित्र में स्थानों को अंकित कीजिए, तो इसका मतलब ज्ञान का क्या करवा रहा है, उपयोग करवा रहा है। इसके अलावा प्रश्न पूछा है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए 5 सुझाव दीजिए। इसके द्वारा आपकी जो अभिवृत्ति है या अभिरुचि है उसके बारे में जांच हो रही है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न केवल और केवल अपन सब जानते हैं कि सब्जेक्टिव एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। रीट की एग्जाम में चित्र नहीं बनवा सकते आपसे, रीट की एग्जाम में आपसे अंतर नहीं पूछ सकते, 3 के अंतर लिखो, या फिर आपसे मानचित्र नहीं बनवाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां केवल एक पहलू पर ही ज्यादा फोकस होता है। इसलिए ध्यान रखना सब्जेक्टिव एग्जाम में व्यापकता ज्यादा होती है। लेकिन आपसे ये पूछे कि विश्वसनीयता किस में ज्यादा होती है, तो विश्वसनीयता है वो आपको पता है इसका उल्टा होता है।
ऐसी परीक्षाओं में विश्वसनीयता का अभाव होता है, क्योंकि इनमें उत्तर सबका एक जैसा आना जरूरी नहीं है। कुछ लोग क्या कि अलग प्रकार का उत्तर भी दे सकते हैं, सुझाव जैसे देंगे ना तो सब अलग अलग भी दे सकते हैं, सबके सुझाव एक जैसे हो जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ने व्यापकता का मतलब है कि सभी शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न है वो शामिल किए जाए। अगली बात, तो अगली विशेषता देखते हैं। पांचवी विशेषता है विभेदकारिता, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, देखो परीक्षण की विभेदकारिता का शिक्षक यानी परीक्षण का वह गुण, ध्यान से सुनिएगा, परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, औसत तथा पिछड़े विद्यार्थी अलग अलग हो जाएं। दोबारा सुन लीजिए, परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, औसत, पिछड़े तीनों प्रकार के छात्र क्या हो जाएं, अलग अलग, यानी इनका वर्गीकरण हो जाए। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परीक्षण का वह गुण जो उच्चतम, मध्यम और निम्नतम उपलब्धि वाले छात्रों को अलग अलग कर दे। या इसी को अपन ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन का वह गुण जिसके द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी, औसत या एवरेज या साधारण विद्यार्थी और पिछड़े या मंदबुद्धि विद्यार्थी अलग अलग किए जा सके। विभेदकारिता, मैंने आपको प्रश्न बताया था शुरू में ही कि एक परीक्षा में 300 विद्यार्थी बैठे, 300 के 300 फेल हो गए ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि विभेदकारिता नहीं है। प्रश्न पत्र में विभेदकारिता जरूर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए गधे और घोड़े अगर अलग अलग नहीं होंगे तो फिर आपको पता है कि गुणवत्ता का पता ही नहीं चलेगा। मूल्यांकन करने का एक उद्देश्य, जिस प्रकार मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का निर्धारण करना है, उसी प्रकार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य वर्गीकरण करना भी है। उद्देश्य वर्गीकरण करना है ताकि उच्चतम और निम्नतम, उच्चतम, मध्यम और निम्नतम तीनों क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। इसके लिए अपने को एक काम करना पड़ता है। विभेदकारिता तभी हो सकती है जब प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर है उसमें अपन कठिनतम, औसत और सरलतम तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश करें। प्रतिभाशाली के लिए कठिनतम प्रश्न आ जाएं, औसत के लिए औसत से संबंधित जाएं और निम्न बुद्धि या मंद बुद्धि है, पिछड़े हैं, उनके लिए सरलतम प्रश्न आ जाएं। इस प्रकार के तीनों प्रकार के अगर प्रश्न अपन समाहित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है, इन सभी का परीक्षण भी हो जाता है और साथ साथ में इनका वर्गीकरण भी हो जाता है। तो विभेदकारिता मूल्यांकन का वह गुण है जो मेधावी, औसत और पिछड़े विद्यार्थियों को अलग अलग कर दे। अगर किसी परीक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, सभी अनुत्तीर्ण होते हैं, एक जैसा रिजल्ट आता है, देखो इसमें अपन सब जानते हैं अगर प्रश्न पत्र में विभेदकारिता नहीं होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मेधावी या प्रतिभाशाली को उठाना पड़ता है। जैसे एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आते हैं तो अपन बौद्धिक स्तर पर प्रश्नों का अगर विभाजन देखें तो मान लीजिए 50% प्रश्न तो हैं वो औसत तक के लिए होने चाहिए, एवरेज तक कर सके। इसके अंदर 30% प्रश्न है वो ऐसे हैं कि जिनको एवरेज से नीचे वाले भी हैं वो भी कर सके, तो यहां तक 50% तक का दायरा आपने रख लिया। अब अगले 20 प्रश्न है वो अपन ऐसे रखें कि उनको औसत से ऊपर वाले, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो तीव्र बुद्धि वाले हैं वो कर सके। इसके बाद में अगले 10 प्रश्न है वो ऐसे होने चाहिए जिनको सुपीरियर हैं वो कर सके, और अगले 10 प्रश्न है वो ऐसे होने चाहिए कि उसको वेरी सुपीरियर हैं वो कर सके, और इसके ऊपर 5 प्रश्न है वो होने चाहिए जो जीनियस यानी प्रतिभाशाली कर सके। इस प्रकार से, और 5 प्रश्न पत्र में ऐसे भी होने चाहिए जिनके उत्तर कई दिनों तक विद्यार्थी को मिले ही नहीं। यानी कहने का मतलब है प्रश्न पत्र में अगर सभी प्रकार के कठिनाई स्तर का ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से मेधावी, औसत और पिछड़े अपने आप ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए विभेदकारिता बढ़ाने के लिए हमें प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने एवरेज से ज्यादा प्रश्न, 100 प्रश्नों में से मान लीजिए आपने औसत तक के प्रश्न 80 बना दिए और यहां प्रश्न आपने कम रखे हैं, इनके लिए सिर्फ जैसे 5 इनके लिए रखे हैं, 5 इनके लिए रखे हैं, 5 इनके लिए, 5 ऐसे जो किसी को नहीं आ रहे हैं। तो अब देखिए 80 तक अगर आपने एवरेज बना दिए, यहां तो सारे के सारे यहां तक पहुंच गए,
जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में हैं वो सारे के सारे इस लाइन पर पहुंच गए। अब यहाँ पर ये 5-5% यानी कि प्रतिभाशाली को प्रतिभा दिखाने का अवसर लिमिटेड दिया गया है। अब उसको प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा, उसके प्रश्न ही उसके लेवल के कम आएंगे, तो निश्चित रूप से क्या है वो इनके मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा। अगर ये छोटी सी मिस्टेक करेगा तो ये रेड लाइन पर बहुत सारे खड़े हैं, यहाँ पर बॉर्डर पर खड़े हैं, सब ये प्रवेश कर जाएंगे। यानी कई बार परीक्षा में जब प्रश्न पत्र बहुत सरल आता है तो उसमें प्रतिभाशाली लोग तो बाहर निकल जाते हैं और जो एवरेज होते हैं उनका ज्यादा चयन हो जाता है। इसकी वजह यही है क्योंकि प्रतिभाशाली को अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है, इसलिए। चलिए अगली विशेषता देखते हैं। अब अपन ने 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ ली हैं। व्यापकता पढ़ ली, वस्तुनिष्ठता पढ़ ली, विभेदकारिता पढ़ ली, वैधता पढ़ ली। तो ये जो अपन ने अब तक जो पढ़ी हैं वो सारी की सारी पांचों की पांचों जो महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ी हैं। ज्यादातर प्रश्न उन्हीं में से आते हैं, ज्यादातर प्रश्न उन्हीं में से आते हैं, लेकिन 3 गौण विशेषता यहाँ पर हो रहे हैं। इनका अर्थ मैं आपको और बताता हूँ। पहली छठी विशेषता है व्यवहारिकता, यूजेबिलिटी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि परीक्षण का जब अपन आयोजन करते हैं, यानी कि परीक्षण को आयोजित करने में या उसको प्रशासित करने में, आयोजित करने में, प्रशासित करने में और उसका मूल्यांकन या तुलना करने में असुविधा नहीं हो, तो ऐसे मूल्यांकन को अपन व्यवहारिक मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन इस प्रकार का हो जिसको वास्तव में आयोजित कराने में कोई दिक्कत नहीं हो, उसको प्रशासित करने में, उसकी परीक्षा लेने में, उसकी जांच करने में, विद्यार्थियों में तुलना करने में अगर असुविधा नहीं होती है, व्यवहार में जिसको इजी वे में क्रियान्वित किया जा सकता है, मूल्यांकन के ऐसे गुण को व्यवहारिकता कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उसको व्यवहारिक रूप से अमली जामा पहनाया जा सके। मूल्यांकन इस प्रकार का होना चाहिए, यानी ऐसा परीक्षण जिसको आयोजित करने में और साथ साथ देखो प्रशासित करने में, आयोजित करने में, मूल्यांकन करने में, उसमें विद्यार्थियों में तुलना करने में असुविधा भी नहीं हो और इसके साथ साथ में धन, समय और परिश्रम, इन तीनों की भी बचत करने वाला हो, तो ऐसे मूल्यांकन को अपन व्यवहारिक मूल्यांकन। छोटा सा अर्थ है। इसके बाद में दूसरी विशेषता देखिए, परमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। तो आप सब जानते हो कि उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार डगलस और हॉलैंड ने बताए, उनमें एक गुण ये बताया है परमापीकृत और अपरमापीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। तो देखो परमापीकरण का मतलब क्या है? परमापीकरण का सीधा सीधा मतलब यह है कि परीक्षण की जो कार्य प्रणाली होती है उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं, जैसे निर्देश हैं, प्रश्न है, परीक्षा की विधि है या मूल्यांकन करने की विधि है, जैसा कि मैंने बताया था नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस प्रकार की चीजें, ये सारी बातें ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी परीक्षण की कार्य प्रणाली अगर पहले से निर्धारित है, निश्चित है, यानी उसमें निर्देश निश्चित हैं, उसके प्रश्न निश्चित हैं, उसकी परीक्षा लेने की विधि निश्चित है और मूल्यांकन करने का तरीका निश्चित है, अगर ये पहले से निश्चित हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ऐसे मूल्यांकन के गुण को अपन परमापीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परमापीकरण या परमापीकृत परीक्षण वो होता है जिसके अंदर कार्य प्रणाली पहले से निश्चित होती है और जिसमें निर्देश, प्रश्न, परीक्षा विधि, मूल्यांकन विधि में मनचाहा परिवर्तन करने की आजादी नहीं होती है। सीधा सा मतलब यही है। और तीसरी 8वीं जो लास्ट विशेषता है, कठिनाई क्रमबद्धता। इसका मतलब यह है कि किसी भी परीक्षण में प्रश्नों का निर्माण करते समय हमें डिफिकल्टी जो है उसका ग्रेडिएशन करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक शिक्षण सूत्र है, सरल से कठिन। पहले सरल और आसान बातें बतानी चाहिए और उसके बाद में धीरे धीरे टिपिकल लेवल को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरू में अगर सरल बात आती है तो बच्चा आसानी से उसको कर लेता है, इससे उसको मोटिवेशन मिलता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे टिपिकल लेवल को बढ़ाते रहना चाहिए। अगर शुरू में ही कठिन प्रश्न आ जाते हैं तो इससे बच्चा निराश हो जाता है, डेमोलाइज हो जाता है। इसलिए पेपर बनाते समय और पाठ्यक्रम का चयन करते समय इस शिक्षण सूत्र का ध्यान रखा जाता है।
यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स। इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे तो निश्चित से कठिनाई की क्रमबद्धता है वो अपने आप तय हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम का अंदर जैसे गणित के अंदर प्रश्नावली संख्या 1.1 सबसे सरल होती है। इसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनको क्लास में सब बच्चे कर लेते हैं। 1.2 में बढ़ते हैं, कठिनाई टिपिकल लेवल बढ़े, लेकिन 1.15 तक पहुंचते पहुंचते कठिनाई स्तर इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। अगर 1.15 का प्रश्न अगर आपने 1.1 में डाल दिया तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ ही विफल हो जाएंगे, वो यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं। एक बार सरल चीज को कर लेता है तो बच्चा फिर धीरे धीरे टिपिकल लेवल को भी करने की कोशिश करता है। इसलिए कठिनाई क्रमबद्धता का सीधा सीधा मतलब है कि प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय हमें कठिनाई स्तर का ध्यान रखना चाहिए। शुरू में सरल और बाद में धीरे धीरे कठिन प्रश्न देने चाहिए। इससे बच्चा है वो निराश नहीं होता और यानी डेमोलाइज नहीं होता। इसलिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा बड़ी कठिनाई का सामना करने के लिए अपने को क्रम है वो इस प्रकार से रखें कि पहले सरल प्रश्न और बाद में आसान प्रश्न सॉरी पहले सरल और धीरे धीरे कठिन प्रश्न है वो देने चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए अपन ने सारी विशेषताएं पढ़ ली हैं, 8 महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ी हैं और 8 का मैं अब आप सबको देखो, एक बार मैंने विश्वसनीयता के बारे में बताया था सबसे पहले। तो विश्वसनीयता का सीधा सीधा मतलब बताया कि जो प्राप्तांक है उनमें स्थिरता और समानता होनी चाहिए। किससे भी जांच करवाई जाए, किससे भी परीक्षण कितनी बार लिया जाए, लेकिन प्राप्तांकों में अंतर नहीं आना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का सीधा मतलब एक ही है कि प्रश्न का उत्तर निश्चित होना चाहिए। इसके बाद में आपने व्यापकता पढ़ा। व्यापकता का मतलब है कि यानी कि मूल्यांकन के जो सभी पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी का आकलन करना चाहिए। इसके बाद में आपने वैधता पढ़ी। वैधता का मतलब है कि जिस चीज के लिए परीक्षण का, जिस जांच करने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है, उस परीक्षण में को प्राप्त करने में सफलता या सफल होना चाहिए। इसके बाद में अपन ने व्यापकता पढ़ ली, विभेदकारिता पढ़ ली और वस्तुनिष्ठता पढ़ ली और फिर ये अपन ने 3 विशेषताएं यहाँ पर देख ली हैं। तो इस प्रकार से ये आदर्श मूल्यांकन या श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं थी जिनका अपन ने विस्तार से वर्णन कर दिया। सारी विशेषताएं मैंने आपको एक ही वीडियो में एक साथ बता दी है। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग।